तो एंशिएंट हिस्ट्री से हम शुरुआत करने वाले हैं। जो आप लोगों के नोट्स वगैरह हैं, उनको डिस्पैच कर दिया गया है। 5 से 7 दिन के अंदर में वो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है? सो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है एंशिएंट हिस्ट्री। इसके सिलेबस के बारे में कुछ देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है या फिर कहीं से भी आप देख सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन भी कहीं से ले सकते हैं या यूपीएससी की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर टॉपिक है प्री हिस्ट्रिक कल्चर्स। प्री हिस्ट्रिक कल्चर्स में मेनली हम पढ़ते हैं स्टोन एज के बारे में। ठीक है? जो स्टोन एज होता है, जैसे कि पैलियोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक या न्यूलिथिक हो गया, चाल्कोलिथिक हो गया, उसके बारे में पढ़ते हैं प्री हिस्ट्रिक टाइम में। देन उसके बाद इंडस सिविलाइजेशन होता है, जो कि इंडस सिविलाइजेशन एक पार्ट है कॉपर कल्चर का, जो जिसको हम चाल्को लिथिक कल्चर के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में देन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द पास्टोरल एंड फार्मिंग सोसाइटी, यानी कि वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ना है। उसमें भी वैदिक सोसाइटी का अर्ली वैदिक एंड कुछ जो लेटर वैदिक टाइम के चीजें थी वो सारी इसमें पढ़नी है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट एंड अर्बनाइजेशन, यानी कि ये जो एरिया है, ये जो टाइम है, ये वैदिक कल्चर के बाद और मौर्यन कल्चर के मौर्यन टाइम के पहले, यानी कि प्री मौर्यन जिसको टाइम हम कहते हैं, उस समय का होगा। देन उसी समय बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आएगा, उसके बारे में। देन मौर्यन एम्पायर, और मौर्यन एम्पायर के बाद जो पोस्ट मौर्यन एम्पायर का समय है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका साउथ इंडिया में देखिए, जैसे कि सातवाहन आ गए, ये आते हैं। इनके अलावे आप संगम लिटरेचर में पढ़ते हैं, चोला, चेरा, पांड्यास, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है? ये सारी चीजें पढ़नी है। और संगम टेक्स्ट के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि संगम लिटरेचर पढ़ना है आपको। इसके अलावा कुछ इंडो ग्रीक्स जैसे कि शक, पार्थियंस, कुशांस, कनिष्का, ये इंडिया में आते हैं और इंडिया में रूल करते हैं। तो इनके साथ किस तरीके से कनेक्शन होता है, ये सारा हम देखने वाले हैं। कुछ डिफरेंट रिलीजन के बारे में भी देखेंगे, जैसे कि भगवतिज्म, शैविज्म, महायान, यानी कि बुद्धिज्म, और किस तरीके से जैनिज्म डिवाइड हुआ कई पार्ट में। उसके अलावा साउथ इंडिया में कुछ और भी भक्ति कल्ट से रिलेटेड यहाँ पर रिलीजियस आइडियोलॉजी वाले लोग मिलते हैं, उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। गुप्ता के बारे में पढ़ेंगे एंड देयर उनके और भी जो सक्सेसर्स हैं। और फाइनली लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड, यानी कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ेंगे। कुछ चीजें सबसे इंपॉर्टेंट देने वाली बात है, जैसे कि हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें एनसीईआरटीज, चाहे आप न्यू या ओल्ड पढ़िए, या फिर इसके अलावा जो तमिलनाडु पब्लिकेशन की बुक होती है वो हमें पढ़ना होता है, यानी कि दोनों में से आप कोई भी पढ़िए। वैसे ज्यादातर तमिलनाडु बुक को यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्स बहुत है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 2020 प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस के नेचर को देखिए। ठीक है? जैसे यहाँ पर बताया गया गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई, और बताया गया कि जो घाटशाला या फिर कदुरा, चौल, ये सब क्या है। ठीक है? तो क्वेश्चन ऑफ नेचर देखिए, यानी कि ट्रेड से रिलेटेड है कुछ ना कुछ। ओके? उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा गया अबाउट द कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर सेक्शन। ओके? इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज रिलेटेड टू एक टर्म है जिसका नाम है पारामितास। ठीक है? तो ये पूछा गया है कि ये क्या होता है। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अगेन आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा। इसके अलावा देखेंगे स्कॉलर्स एंड लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि रिलीजियस हिस्ट्री के बारे में, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ जो रिलीजन्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म के बारे में यहाँ पर पूछा गया। ये 2020 प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। इसी तरीके से बाकी के जो ईयर्स के क्वेश्चंस हैं इसी तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक? मैंने बाकी और ईयर्स के क्वेश्चंस को यहाँ पर नहीं लिया है। रीजन ये है कि देखिए, हमारा जो पर्पस यहाँ पर ये समझने का कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप तमिलनाडु की बुक पढ़ेंगे तो उसमें इतनी सारी फैक्ट्स हैं जिनको आप याद नहीं कर सकते, और उसमें भी ऐसे फैक्ट्स, किसने किसको मारा, वॉर, लाइक। ठीक है? फिर सक्सेशन किस तरीके से हुआ। अब आपको पता है कि किस तरीके से सक्सेशन एंशिएंट एंड मेडिवल टाइम में हुआ करता था। एक तो जहां पर रूल होता था सक्सेशन के लिए या नहीं भी होता था तो भी ये अपनी मर्जी का होता था। कुछ लोग किंग मेकर भी कहलाते थे, आप बाद में पढ़ेंगे मेडिवल में। ठीक है? तो ये जो चीजें होती हैं वार से रिलेटेड, बैटल से रिलेटेड, किसने किसको हटाया, किसने किसको मारा, किसने किसको जीता, किसने किस पर अटैक किया। अब जो क्वेश्चंस का नेचर देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है? प्रीलिम्स में बिल्कुल नहीं पूछे जाते इस तरीके के क्वेश्चन।
तो आपको ये चीज समझना होगा कि सिलेबस के साथ साथ हमारे क्वेश्चन का नेचर क्या है, हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इन चीज का खासा ध्यान रखें कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ मेंस का अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, 2020 मेंस का ही है, तो इसमें एक क्वेश्चन है आपको रॉक कट आर्किटेक्चर से पूछा गया है कि अबाउट अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। रॉक आर्ट आर्किटेक्चर यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री से यहाँ पर कुछ बातें पूछी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर अर्ली इंडियन आर्ट लिखा हुआ है। तो अर्ली इंडियन का मतलब एंशिएंट टाइम के बारे में ये पूछा गया, ये आपको मेडिवल टाइम के बारे में नहीं पूछा गया। दूसरी चीज देखेंगे कि बुद्धिज्म के बारे में यह बताया गया कि पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। तो अगेन ये एक आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन कह सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए कि मेंस में वैसे एक्सक्लूसिव एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री का कोई जिक्र नहीं है, यानी कि ये टॉपिक ही नहीं है, वहां पर सीधा आर्ट एंड कल्चर लिखा गया है। लेकिन अब मार्केट में जो सोकल्ड बुक्स होती हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए, सिर्फ अगर आप वही पढ़ के जाते हैं और आप मेंस देते हैं तो आप मेंस का पेपर नहीं कर पाइएगा, खास करके जो जीएस पेपर 1 है जिसमें आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ये जो चीजें होती हैं, जैसे कि पाला पीरियड का क्या कंट्रीब्यूशन रहा बुद्धिज्म हिस्ट्री से रिलेटेड या बुद्धिज्म में, तो ये आप जब प्रॉपर एक एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़िएगा तो वहां पर आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा। ये बहुत ज्यादा सिग्निफाइज करके आर्ट एंड कल्चर की बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अर्ली आर्ट इंडियन आर्ट की बात करें तो रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो बुद्धिज्म जैनिज्म भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके बाद गुप्ता पीरियड में भी बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो अगेन आर्ट एंड कल्चर को आप एक्सक्लूसिव तरीके से पढ़ते हैं तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ये सजेशन है कि जब आप मेंस के एग्जाम देने जा रहे हैं उस समय भी एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ के जाइए, बशर्ते कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है मेंस में, लेकिन फिर भी ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो मेरा जो मकसद है यहाँ पर क्वेश्चंस को ये रखने का, ये नहीं था कि हम सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करेंगे जब एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। और एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे जैसे सेक्शन खत्म होगा वैसे वैसे हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे इंडस सिविलाइजेशन खत्म होगा तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे हम उसको करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन वाइज क्वेश्चन करते चलेंगे। मेरे यहाँ पर इंक्लूड करने का पर्पस ये था कि इस चीज को समझिए कि नेचर क्या होता है क्वेश्चंस का और कैसे आपको पढ़ना है बुक्स को, ठीक है। ये नहीं कि सारा चीज पढ़ना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो सो कॉल्ड हम एंशिएंट हिस्ट्री के टाइमलाइन के बारे में देखते हैं। हम क्रोनोलॉजी के हिसाब से ही पढ़ेंगे जो हमारा टाइमलाइन यहाँ पर होगा। सबसे पहले 5 लाख से 1000 बीसी का जो समय होगा, यहाँ पर आप देखेंगे जो कि स्टोन एज का ये समय होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले। दिस इज 5 लाख टू 1000 बीसी। सेकंड जो टाइम होगा 2500 टू 1750 बीसी, जिसमें हम इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वैदिक कल्चर आएगा जिसमें 1500 से 600 बीसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो 6 एंड 5th सेंचुरी का समय आता है जिसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म देखने को मिलेगा, वो टॉपिक आएगा। इसके बाद नेक्स्ट 6 टू 4th बीसी का जो समय होता है जिसमें महाजनपद एंड बिफोर मौर्यास, जिसमें हम नंदास वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा हम इसको बिफोर मौर्यास के टाइम पर देखेंगे। और उसके बाद मौर्य का जो समय होगा जिसमें हम 4th एंड 2nd बीसी का जो समय होगा इसमें हम देखेंगे। और 2nd बीसी से लेकर 3rd एडी तक का जो समय होगा पोस्ट मौर्यन टाइम। और गुप्ता पीरियड आपको 6 से लेकर 4th एडी का जो टाइम होगा इसमें हम देखने वाले हैं। 7th सेंचुरी से रिलेटेड हर्षवर्धन के बारे में देखेंगे। और उसके बाद संगम लिटरेचर को देखेंगे। संगम लिटरेचर एक ओवरलैपिंग टॉपिक है क्योंकि ये बहुत सारी डायनेस्टी से चलते आ रहे हैं। आप देखेंगे साउदर्न इंडिया में जो भी बहुत सारी डायनेस्टी रही हैं उनके समय में ही संगम लिटरेचर डेवलप होता है। तो कोई इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है, एक बहुत लंबे समय से इसका डेवलप वहां पर होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्रोनोलॉजी रहेगी या फिर टॉपिक्स रहेंगे जिसको हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ने वाले। आज हम सबसे पहले डील करेंगे स्टोन एज के बारे में और उसके बाद कल हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टोन एज के बारे में। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक दो चीजें और। जब आप 12th एनसीईआरटी पढ़ते हैं जिसमें थीम्स इन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग का जो इवोल्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो थोड़े थोड़े से फैक्ट है, बहुत ज्यादा हमें जानने नहीं है क्योंकि उस तरीके के क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो थोड़ा बहुत हमें जान लेना चाहिए। तो ह्यूमन इवोल्यूशन की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर दो प्रोसेस आपके एनसीईआरटी में बताए गए हैं। यहाँ पर बताया गया एक प्रोसेस एंड दिस इज सेकेंड वन, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस में कहा गया कि पैरेलल ओरिजिन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, पैरेलल ओरिजिन, ठीक है। और सेकेंड फेज में बताया गया है यूनिडायरेक्शनल ओरिजिन के बारे में। अब देखिए ये दोनों ओरिजिन क्या होती है, ये दोनों थ्योरीज है। इसमें बताया गया किस तरीके से ह्यूमन का इवोल्यूशन होता है। यूनिडायरेक्शनल या यूनिडायरेक्शनल जो इवोल्यूशन थ्योरी है, इसमें ये बताया गया कि जो ह्यूमन है उनका जो ओरिजिन हुआ वो एक जगह पर हुआ और उसके बाद वहां से वो धीरे धीरे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में या डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ में वो डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हुए। तो इस थ्योरी के बेसिस पर कहा गया कि पहले ह्यूमन का ओरिजिन जो था अफ्रीका में हुआ और बाद में अफ्रीका से ये दूसरे दूसरे जगहों पर स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ। ये यूनिडायरेक्शनल थ्योरी में कहा गया। पैरेलल थ्योरी में ये कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं था। पैरेलल थ्योरी में ये कहा गया कि जो ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट है वो हर जगह पर एक साथ स्टार्ट हुआ, यानी कि पैरेलली स्टार्ट हुआ। और खासकर में इसमें जो ह्यूमन बीइंग का जो आज का फॉर्म है, जो ओरिजिन फॉर्म अभी का मॉडर्न टाइम का है, जो कि होमो इरेक्टस हमारे इंसेस्टर हैं, तो ये कहा गया कि ये जो होमो इरेक्टस थे इनका एट द सेम टाइम सभी जगहों पर इनका इवोल्यूशन होता है। और इनका ऐसा नहीं था कि पहले एक जगह हुआ और बाद में धीरे धीरे डिफरेंट लोकेशंस पर इनका माइग्रेशन होता है, ठीक है। तो पैरेलल थ्योरी का मतलब ये था कि सारी जगहों पर एक साथ इन होमो इरेक्टस जो स्पीसीज थी इनका डेवलपमेंट होता है, जो आज के हम फिर धीरे धीरे बाय द टाइम आज के ह्यूमन में हम कन्वर्ट होते हैं या फिर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर दो थ्योरी बताई गई है ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड। बस आपको याद रखना है कि ये होता क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर स्टोन एज से। तो स्टोन एज की हम बात करते हैं तो इसको स्टोन एज क्यों कहते हैं? स्टोन एज कहने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर जितने भी इंप्लीमेंट्स या फिर टूल्स या फिर वेपन्स जो यूज होते थे वो स्टोन के हुआ करते थे, ठीक है। इस वजह से हम इसको स्टोन एज कहते हैं या फिर इसको लिथिक एज भी कहा जाता है। लिथिक एज, LITHIC। लिथिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टोन। तो जैसे हम पढ़ते हैं ना पैलियोलिथिक या फिर मेसोलिथिक, नियोलिथिक, तो लिथिक ऐड होता है तो लिथिक का मतलब स्टोन होता है। तो मेनली स्टोन के इंप्लीमेंट्स या फिर वेपन्स टूल्स यूज होने की वजह से इसको हम स्टोन एज का नाम देते हैं। तो स्टोन एज मेनली अगर हम इसके टाइम की बात करें तो ये करीब आपके 5 लाख BC से लेके आपको करीब 1000 BC तक के समय में इसका डेवलपमेंट होता है। और इसके 3 पार्ट है, ठीक है। डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट जो होता है ये होता है पैलियोलिथिक एज। सेकंड पार्ट जो होता है जिसको हम कहते हैं मेसोलिथिक एज, एंड जो थर्ड पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं नियोलिथिक एज। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो पैलियोलिथिक जो है ये 5 लाख से लेके ये आपके करीब 10,000 BC तक का समय है। मेसोलिथिक की बात करें तो 10,000 BC से लेके ये 4,000 BC तक का समय है। और नियोलिथिक की अगर हम बात करें तो ये करीब 7,000 BC से लेके करीब आप मान सकते हैं कि 1,000 BC तक का ये समय है जिसमें ये स्टोन एज का आपको डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि सारे जो समय है यहाँ पर हमेशा सिर्फ स्टोन एज का ही या फिर स्टोन के जो इंप्लीमेंट्स या टूल्स थे वही यूज होते हैं। बाद के जो फेजेस में देखेंगे मेसोलिथिक और नियोलिथिक में कि स्टोन के साथ साथ और भी चीजें यहाँ पर यूज होने लगती है, जैसे कि मेटल्स भी यूज होने लगते हैं। जैसे कि कॉपर था, कॉपर से फिर ब्रोंज आया जिसमें टीन वगैरह मिला के ब्रोंज बनाया जाता था। फिर बाद में आप देखेंगे कि जो बोन्स थे यानी कि जो हड्डियां थी उनके भी वेपन्स बनाए जाने लगे थे। तो बाद में स्टोन के अलावा और भी चीजें थी जिनका यूज होने लगा था। लेकिन जो पैलियोलिथिक जो टाइम था इस समय एक्सक्लूसिवली स्टोन का ही यूज किया जाता था मेनली आपको इंप्लीमेंट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो पैलियोलिथिक के बारे में कुछ चीजें हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सेटलमेंट होता है, यहाँ पर इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ह्यूमन लाइफ की बात करें, ठीक है। फिर इसके बाद हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं इसमें, देन एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं, ओके। और कुछ यहाँ पर फूड की बात करेंगे और इसमें कुछ टूल्स की बात करेंगे यानी कि वेपन्स वगैरह की इसमें बात करेंगे। देन इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की भी हम बात करेंगे यानी कि एरिया के बारे में कुछ यहाँ पर बातें होंगी। अब देखिए एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर 2018 या 19 का प्रीलिम्स हो उसमें याद आपको होगा तो एक क्वेश्चन आया था
कि पूछा गया स्टेटमेंट इस तरीके से था कि आप बताइए कि जो चारों ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा साइट हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो एरिया के बेस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको एरिया को भी याद रखना है। तो एरिया के बारे में अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन पैलियोलिथिक टाइम का, तो इस समय मेनली 3 सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे। एक है बेलन वैली। बेलन वैली जो कि यूपी में है, यूपी में जो इलाहाबाद और मिर्जापुर का जो एरिया हो गया, विंध्याचल वाला एरिया, यहाँ पर ये आपको बेलन वैली के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा एक है बोलान वैली। ठीक है, तो बोलान वैली ये आपको मिलता है पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान है, वेस्टर्न पंजाब वाला एरिया जो कि अब पाकिस्तान का पार्ट है, तो वहां पर आपको बोलन वैली मिलता है। इसके अलावा आप देखिए एमपी में भी ये मिलेगा, और एमपी में खास करके जिसे हम कहते हैं भीमबेटका केव, जहां पर पेंटिंग वगैरह भी मिलती है, तो एमपी का भीमबेटका वाला रीजन, ये जो 3 रीजन है ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है पैलियोलिथिक के। अदरवाइज इन तीनों के अलावे भी आपको मिलते हैं। महाराष्ट्र में जाइएगा तो महाराष्ट्र में भी आपको आदमगढ़ में ये मिल जाएंगे, ईमान गांव में मिल जाएंगे। बिहार में भी जाइएगा तो मुंगेर साइड में आपको, और राजगीर के साइड में मिल जाएंगे। वेस्ट बंगाल उड़ीसा में भी मिलेंगे आपको, आंध्र प्रदेश में मिलेंगे। ठीक है, वैसे लगभग इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट में आपको इनका डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। पैलियोलिथिक टाइम यानी कि स्टोन एज का ये स्टार्टिंग फेज है। तो अगर हम ह्यूमन लाइफ की बात करें तो ह्यूमन लाइफ जो था इस समय एक वंडरर की तरह था। ठीक है, नोमैडिक जो पीपल होते हैं उस तरीके से था, क्योंकि घूमते रहते थे। घूमने का रीजन क्या था? सेटलमेंट क्यों नहीं था इनके पास? ये ग्रुप के रूप में सेटल क्यों नहीं थे? विलेज के रूप में ये क्यों ऑर्गेनाइज नहीं थे? इसका रीजन ये था कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ था। इनको एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी नहीं थी। क्रॉप को किस तरीके से उगाया जाए ये इसकी जानकारी इनको नहीं थी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते थे। एनिमल्स की बात करें तो डोमेस्टिकेशन का कॉन्सेप्ट इनको पता नहीं था कि किस तरीके से हमें एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना है। ठीक है, तो ये चीज भी इनको पता नहीं थी। तो जब आप एग्रीकल्चर कर नहीं सकते, आपको एनिमल्स के बारे में जानकारी नहीं है कि उनका भी डोमेस्टिकेशन हो सकता है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपका जो मेन फूड का जो जरिया होगा वो क्या होगा? वो कलेक्शन होगा। आप फूड को इकट्ठा करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे? हंटिंग करेंगे, जानवरों को मारेंगे। तो मान लीजिए अगर आप एक जगह पे कहीं पर हैं, कुछ दिनों तक है, तो वहां पर जो भी पाए जाने वाले वेजिटेबल्स हैं या फिर जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो खत्म हो जाएंगे एक टाइम के बाद। हंटिंग भी कर रहे हैं तो एक टाइम पर, एक एरिया के बाद वहां पर भी एनिमल्स की कमी हो जाएंगी, तो आपको माइग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप सेटल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपको एनिमल डोमेस्टिकेशन और क्रॉप कल्टीवेशन का कोई जो नॉलेज है ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से इनकी जो लाइफ स्टाइल थी वो एक वंडरर या फिर एक नोमैडिक लाइफ स्टाइल वाली इनकी थी। ठीक है, इस समय ये जो था, अब फायर की डिस्कवरी की अगर बात करें तो फायर की डिस्कवरी जो थी ये पैलियोलिथिक टाइम पर होता है, लेकिन ये लेटर पैलियोलिथिक टाइम पर होता है। अगर हम पीरियड की बात करें तो करीब 2 लाख बीसी से लेके 1 लाख बीसी तक के बीच का जो समय है, इस बीच में फायर की डिस्कवरी होती है। ठीक है, अदरवाइज जो अर्ली पैलियोलिथिक टाइम था उसमें फायर की डिस्कवरी नहीं थी। तो फायर की डिस्कवरी जो थी एक एक्सीडेंटल इवेंट था, ऐसा नहीं था कि जानबूझ के किया गया था। 2 क्वार्टजाइट के जो पत्थर थे उनको रगड़ने की वजह से चिंगारी निकली और उससे आग लगा, तो उस तरीके से आपको फायर का डिस्कवरी होता है। अब फायर की डिस्कवरी से पहले जो फूड होता था ये लोग रॉ फॉर्म में ही खाते थे। रॉ का मतलब जैसा मिला वैसा, यानी कि पकाने के कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि आपके पास आग की जानकारी ही नहीं थी, फायर की जानकारी नहीं, तो आप उसको पका नहीं सकते। तो जो मीट वगैरह होते थे, यानी कि जो एनिमल्स वगैरह के, तो उनको भी वो रॉ फॉर्म में ही खाते थे। ठीक है, लेकिन फायर की जानकारी होने के बाद ये धीरे धीरे अब उनको पकाना सीख गए, और इस वजह से क्या हुआ कि थोड़ा सा और डेवलपमेंट अब देखने को मिलता है। पैलियोलिथिक जो टाइम है इसको हम और पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स। टूल्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन टूल्स इसमें यूज होते थे? तो टूल्स मेनली जो होता था वो स्टोन का बना होता था, और स्टोन में भी किस तरीके की स्टोन, खास करके जो क्वार्टजाइट होता है। क्वार्टजाइट ये एक ऐसा स्टोन था जिससे मैक्सिमम स्टोन वेपन्स या इंप्लीमेंट्स बनाए जाते थे पैलियोलिथिक टाइम में। पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक ये जो दोनों वक्त था, इस समय जो मैक्सिमम टूल्स बनाए जाते थे वो क्वार्टजाइट स्टोन से बनाए जाते थे मैक्सिमम। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ क्वार्टजाइट का ही यूज होता था, इसके अलावा भी स्टोन्स थे, जैसे चॉर्ट वगैरह था, जेस्पर वगैरह था, उनसे भी बनाए जाते थे, बट मैक्सिमम जो बनाए जाते थे वो क्वार्टजाइट्स होता था। ठीक है, अब ये जो टूल्स है इनके बेसिस पर पैलियोलिथिक टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको देखते हैं।
पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक का डिस्ट्रीब्यूट ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स और इम्प्लीमेंट्स को की बेसिस पर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पहला पार्ट हो गया, एंड दिस इज सेकंड। पहला पार्ट जो हो गया जिसको हम चॉपर कल्चर के नाम से जानते हैं, और ये दूसरा पार्ट हो गया, इसको हम कहते हैं मद्रासियन कल्चर के नाम से जानते हैं उसको। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई टाइम डिवीजन नहीं है। टाइम डिवीजन इसलिए नहीं है क्योंकि जहां पर अलग तरीके के टूल्स होते थे उनको अलग कल्चर के नाम से जानते थे, जहां पर अलग होते थे उनको अलग कल्चर के नाम से जानते थे। तो जो चॉपर कल्चर था, चॉपर क्या था? चॉपर जो था ये एक टूल था, ये जो इम्प्लीमेंट्स हुआ करता था। ठीक है, तो जो चॉपर हुआ करता था इसमें मेनली जो चॉपर इम्प्लीमेंट जो हुआ करते थे, यानी कि चॉपर टूल्स जो हुआ करते थे, ऐसी कल्चर में उनका ज्यादा यूज होता था। ठीक है, तो इसमें खास करके जो आ जाते थे हैंड एक्स। ठीक है, इसमें जो खास करके जो टूल्स यूज होते थे वो था हैंड एक्स। और वही जो मद्रासियन कल्चर, मद्रास से पड़ा है मद्रासियन कल्चर, यानी कि ये जो कल्चर था ये मद्रास जो आजकल का जो चेन्नई वाला एरिया है उसके आसपास ये पाया जाता था, इस वजह से इसको मद्रासियन कल्चर कहा गया। तो मद्रासियन कल्चर जो था इसमें ज्यादातर जो टूल्स यूज होते थे वो फ्लैक्स से बनाए जाते थे, फ्लैक्स। तो अलग अलग टूल्स के बेसिस पर दो कल्चर को यहाँ पर डिफाइन किया गया जो कि पैलियोलिथिक एज के अंडर में था। ठीक है, तो ये मद्रासियन कल्चर मद्रास के आसपास वाला, ये जो चॉपर कल्चर था, यानी कि ये कॉपर नहीं है, अभी तक कॉपर की जानकारी नहीं थी लोगों को। तो जो चॉपर कल्चर है ये आपको कहाँ मिलता है? ये आपने सोहन वैली का नाम सुना होगा, इसको सोहन कल्चर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि चॉपर कल्चर को सोहन कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। सोहन वैली आपको वेस्ट पंजाब में मिलती है। ठीक है, दिस इज इन वेस्ट पंजाब, जो कि आजकल ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो सोहन नदी के किनारे वैली के आसपास ये आपको चॉपर कल्चर देखने को मिलेगा, जहां पर हैंड एक्स ज्यादा यूज होती थी, इसलिए इसको चॉपर कल्चर का नाम दिया गया। तो अब इसमें बहुत ज्यादा नहीं जानना है, ये आप बस याद रखिए कि पैलियो कल्चर के अंडर में ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स यूज के बेसिस पर चॉपर कल्चर था, हैंड एक्स का ज्यादा यूज होता था, सोहन वैली वाला एरिया था, और सोहन कल्चर भी इसको कहते हैं, एक मद्रासियन रीजन था जहां पर मद्रास के आसपास नाम ही है, तो फ्लैक्स से रिलेटेड यहाँ पर चीजें थी, तो इस वजह से इसको फ्लैक्स के द्वारा यहाँ पर टूल्स बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और बात करें पैलियोलिथिक के बारे में, बरियल्स की बात करें, इसकी इनकी कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का जो बरियल्स मेनली जो मरने के बाद उनके दाह संस्कार होते हैं वो मेनली आपको स्टार्ट होता है मेसोलिथिक टाइम से, क्योंकि जो ग्रेवयार्ड बनाए जाते थे उस समय, जो बरियल पिट बनाया जाता था जिसमें उनको बरी किया जाता है, दफनाया जा रहा है, तो ये मेनली आपका स्टार्ट होता है मेसोलिथिक टाइम से, और जो एविडेंसेस भी मिले हुए हैं वो मेसोलिथिक टाइम से मिले हुए हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पैलियोलिथिक एज में जो रहने वाले लोग थे उनको बरियल्स वगैरह इन चीजों की जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो ये कुछ आपको फैक्ट्स हो गए जो आपको याद रखने हैं पैलियोलिथिक टाइम से रिलेटेड। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं मेसोलिथिक टाइम पर। मेसोलिथिक एज जो कि इसका टाइम क्या होगा, 10,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी तक का इसका समय था। ठीक है, मेसोलिथिक जो एज होता है ये एक ट्रांजिशन एज होता है, ये एक ट्रांजिशन एज था, यानी कि हम पैलियोलिथिक टाइम से अब हम मूव कर रहे थे किधर, नियोलिथिक टाइम की ओर। तो इस वजह से हम मेसोलिथिक एज को एक ट्रांजिशन एज का भी नाम देते हैं। तो ट्रांजिशन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कोई एकदम डिस्टिंक्ट चीजें नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको पैलियोलिथिक से रिलेटेड भी चीजें मिलेंगी और यहाँ पर नियोलिथिक टाइम से रिलेटेड भी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ डिस्टिंक्ट नहीं है। पैलियोलिथिक के टाइम पर क्या था, अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टूल्स की। पैलियोलिथिक टाइम पर टूल्स स्टोन के हुआ करते थे, इस समय भी स्टोन्स का यूज जारी था। ठीक है, स्टोन का यूज चल रहा था। अब इसके अलावे स्टोन के टूल के अलावे यहाँ पर बोन्स के भी टूल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है,
आवाज नहीं आ रही है? साउंड नहीं आ रही है? आ रही है ना? हाँ, ठीक है। ओके, तो कहाँ थे हम? हाँ, तो टूल्स के बारे में बात कर रहे थे कि मेसोलिथिक टाइम पीरियड ट्रांजिशन टाइम था, तो यहाँ पर स्टोन से बने हुए टूल्स तो मिलेंगे ही। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि बोन से रिलेटेड टूल्स भी मिलते हैं। बोन्स जैसे कि एंटीलोप, एंटीलोप क्या होता है? एंटीलोप एक डियर टाइप का जो हिरण होता है, वैसा ही एक एनिमल होता है। तो एंटीलोप से बने हुए, यहाँ पर एंटीलोप के जो सिंग होते हैं उनसे बने हुए बोन्स के टूल्स आपको ये मिलेंगे। और ये आपको एविडेंस मिला हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम आपने सुना होगा। दिस इज बुर्ज होम एक जगह है, या फिर गुफकराल, वहां से एविडेंस मिले हुए एंटीलोप जो बोन्स होते हैं उनके टूल्स के। तो स्टोन के साथ साथ बोन के टूल्स भी यहाँ पर जारी रहते हैं। ठीक है, और स्टोन्स में हमने बात की थी कि कौन से स्टोन यहाँ पे ज्यादातर यूज होते थे। क्वार्टजाइट, ये याद रखिएगा, ज्यादातर यूज होते थे, मोस्टली, बट नॉट ओनली। इसके अलावा और भी स्टोन्स मैंने आपको बताया था, जैसे चर्ट वगैरह होते हैं या जेस्पर वगैरह होते हैं, ये भी यूज होते थे। नेक्स्ट, एनिमल्स की बात करें तो मैंने कहा कि यहाँ पर पैलियोलिथिक टाइप का भी होगा। तो यहाँ पर ये जो अर्लियर अर्लियर मेसोलिथिक टाइम था, यहाँ पर एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो लेटर मेसोलिथिक टाइम था, ओके, जो लेटर मेसोलिथिक टाइम था, वहां पर एनिमल का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो एविडेंसेस आपको मिलते हैं। अर्लियर मेसोलिथिक टाइम, जहां पर अभी जानकारी नहीं थी इनको डोमेस्टिकेशन के बारे में, लेकिन लेटर टाइम पर यहाँ पर जानकारी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल जिसको डोमेस्टिकेट किया गया। ठीक है, डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल जिसको मेसोलिथिक टाइम के लोगों ने डोमेस्टिकेट किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो फैक्ट्स है ना, ये शायद वाले ही है, क्योंकि अभी तक जितने एविडेंसेस मिले हुए उसके अकॉर्डिंग तो डॉग जो था वो पहला डोमेस्टिकेटेड था। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ दूसरे एनिमल्स के मिल जाए और उसे पता चले कि डॉग से पहले भी कोई ऐसा एनिमल था जिसको डोमेस्टिकेट किया गया था। तो कभी भी एकदम हार्ड एंड फास्ट पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सब परहैप्स वाला चलता है, क्योंकि ये प्री हिस्टोरिक टाइम है। प्री हिस्टोरिक टाइम पे क्या है, जो हमारे एविडेंसेस होते हैं स्टडी करने के लिए, वो मेनली क्या होते हैं? वो जो होते हैं आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं। हमारे पास कोई लिटरेसी से रिलेटेड चीजें या चीजें नहीं है, कोई रिटन फॉर्म में नहीं है। अभी तक के लोगों को लिखना नहीं पता था, तो उन्होंने कुछ लिख के नहीं छोड़ा। रिटन फॉर्म में कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो जब रिटन फॉर्म में नहीं है तो हम बहुत ज्यादा क्लैरिटी से कुछ कह नहीं सकते। तो इस समय जितनी भी चीजें होती हैं वो हम आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस यानी कि टूल्स जो मिले, एनिमल्स के जो बोन्स मिलते हैं उनके साथ जो भी ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, पॉट्स मिलते हैं, उसके बेसिस पर, ठीक है, जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनके जो एविडेंसेस मिलते हैं उनके बेसिस पर हम यहाँ पर जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डॉग था जो पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल था जिसको मेसोलिथिक टाइम में डोमेस्टिकेट किया गया। एग्रीकल्चर की बात करें तो अगेन एग्रीकल्चर के बारे में भी यहाँ पर लोगों को जानकारी हो चुकी थी, तो यानी कि यहाँ पर जो कल्टीवेशन था ये स्टार्ट हो चुका। ठीक है, तो अब कल्टीवेशन में भी कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। तो इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो कल्टीवेशन हुआ वो हुआ था आपको बोलान वैली में। बोलान वैली कहां पर? अगेन वेस्टर्न पंजाब, पाकिस्तान वाला रीजन, जहां पर वीट, ठीक है, जहां पर वीट एंड बार्ले के एविडेंसेस मिले हुए, यानी कि वीट और बार्ले सबसे पहले जो उगाया गया है वो बोलन वैली यानी वेस्टर्न पाकिस्तान, सॉरी वेस्टर्न पंजाब यानी पाकिस्तान में उगाया गया। इसके अलावा जो बेलन वैली है, बेलन वैली कहां पर? यूपी में। यहां पर राइस के एविडेंसेस मिले हुए हैं, यानी कि पैडी कल्टीवेशन, यानी कि इंडिया में एज वेल एज इन होल वर्ल्ड
सबसे पहले जो कल्टीवेशन होता है वो आपको राइस का, वो बेलन वैली में होता है। ठीक है, तो ये जो व्हीट एंड बार्ले के कॉन्सेप्ट में है, तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले कल्टीवेशन इनका जो हुआ था वो बोलन वैली में हुआ। ठीक है, लेकिन राइस का कल्टीवेशन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हो या फिर वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, तो सबसे पहले यहाँ पर बेलन वैली में ही किया गया था। ये तो कुछ फैक्ट्स हैं, तो याद रखिए। इसके अलावा और भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स थे, जैसे कि आपको पल्सेस होती हैं, इनका भी होता था, या फिर जो ऑयल सीड्स होती हैं ये भी उगाए जाते थे। ठीक है, तो मेनली आपको व्हीट, राइस एंड बार्ली, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर हो गया, ये टूल हो गया, एंड एनिमल्स। अगेन अगर हम शेल्टर की बात करें, यानी कि इनके होम की बात करिए, कहाँ पर रहते थे पैलियोलिथिक टाइम पे, जो शेल्टर हुआ करता था वो मेनली केव्स हुआ करते थे, और जो थैच्ड होम हुआ करते थे ये हुआ करते थे। केव्स में वो रहते थे। अब केव्स आपको कहाँ पर ज्यादातर मिलेगी, मेनली जो माउंटेन वाले एरिया है वहां पर केव्स मिलेंगी, चाहे आपको हिमालय माउंटेन हो या फिर जो डेक्कन का एरिया है। ठीक है, वहां पर मिलेंगे। तो मेनली इस तरीके जो लोग थे वो केव्स में रहते थे, माउंटेन एरिया में रहते थे। इनको वाटर सप्लाई चाहिए, तो उस समय वाटर कहाँ पर ज्यादा मिलेगा, रिवर वैलीज में मिलेगा, रिवर में मिलेगा। तो इस वजह से इनका जो सेटलमेंट हुआ करता था वो रिवर वैलीज के पास में ही हुआ करता था। ठीक है, कहीं कहीं उठा के आप देख लीजिए। अगर हम बोलन वैली की बात करते हैं तो अगेन ये इंडस वाला रीजन था। बेलन वैली की बात करें तो गंगा वाला रीजन था। ठीक है, उसी तरीके से हम मध्य प्रदेश में भीमपेटका वगैरह की बात करते हैं तो ये नर्मदा वैली वाला रीजन था। तो जो अर्ली ह्यूमन का सेटलमेंट था वो माउंटेन के साथ साथ वैली रीजन में हुआ करता था। माउंटेन उनको शेल्टर प्रोवाइड करता था, केव्स और जो रिवर्स हुआ करती थी उनको वाटर प्रोवाइड करती थी। ठीक है, और रिवर्स जो था उसके आसपास स्टोन्स भी मिल जाते थे। अब स्टोन्स तो माउंटेन भी मिलेंगे, लेकिन माउंटेन्स पे जो स्टोन्स मिलते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, और रिवर्स के किनारे आप देखिएगा जो स्टोन्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। उनका यूज वो लोग आसानी से कर सकते थे, उनको किसी शेप में अगर बनाना हो तो आसानी से उसको बना सकते थे। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर जारी रही, केव्स वगैरह में रहना स्टार्ट अभी तक इन्होंने रखा था। लेकिन इसके अलावे ये लोग हट भी बनाने लगे थे, एंड बाई यूज ऑफ क्ले। ठीक है, क्ले का यूज करके यहाँ पर लोगों ने हट भी बनाना शुरू कर दिया था मेनली। और ये लोग ग्राउंड के ऊपर रहते थे, ग्राउंड के ऊपर हट बना के। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि ग्राउंड के ऊपर हट बना के क्यों रहते थे, क्योंकि लोग ग्राउंड के ऊपर ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी एविडेंसेस हैं जहां पर पीट हट्स बनाए गए हैं, पीट ड्वेलिंग। ठीक है, पीट ड्वेलिंग यानी कि गड्ढा बना के लोग उसमें रहते थे। तो ऐसे एविडेंसेस आपको मिले हैं कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू और कश्मीर में बुर्जहुम और गुफकराल वाला जो एरिया है वहां पर पीट ड्वेलिंग के भी एविडेंसेस मिले हैं कि लोग गड्ढा बना के उसके अंदर में रहते थे। तो इस चीज को भी, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको याद रहना होगा, क्योंकि स्टेटमेंट कभी एकदम यूनिवर्सल स्टेटमेंट आता है एग्जाम में कि ऑल द पीपल ऑफ मेसोलिथिक टाइम लिव इन केव्स एंड हट्स ऑन ग्राउंड, इस तरीके से अगर आता है कुछ यूनिवर्सल स्टेटमेंट जनरलाइज करके, तो वहां पर आपको पता हो कि ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन भी मौजूद है जहां पे लोग ग्राउंड के अंदर भी वो गड्ढे करके उसमें रहते थे। ठीक है, तो मेसोलिथिक एज था जिसमें टूल्स के बारे में देखा, एनिमल्स के बारे में देखा, एग्रीकल्चर और होम के बारे में देखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नियोलिथिक टाइम के बारे में। नियोलिथिक एज जो कि 7000 बीसी से लेके करीब आपका 1000 बीसी तक ये चलता है। अब देखिए ये जो नियोलिथिक एज है, मेनली यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो आपको सबसे डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी नियोलिथिक एज में, वो था टूल्स। और अब टूल्स जो था वो पॉलिश्ड हो चुका था, यानी कि अब जो टूल्स था वो और शार्प हो चुका था। मेसोलिथिक एज में देखेंगे ये टूल्स जो था इसको माइक्रोलिथ भी कहा गया था। माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ मतलब स्मॉल टूल्स। ओके, जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ने लगा वैसे वैसे क्या होगा कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या फिर जो स्किल है लोगों के बीच में, वो भी क्या होगी, धीरे धीरे डेवलप होने लगेगी। तो पैलियोलिथिक टाइम में जो स्टोन के साइज हुआ करते थे वो काफी बड़े हुआ करते थे। मेसोलिथिक टाइम में उनका साइज छोटा हो गया, तो इस वजह से इनको हम माइक्रोलिथ इंप्लीमेंट्स या फिर टूल्स कहते हैं। ठीक है, नियोलिथिक टाइम पे आएंगे तो ये स्टोन और छोटा हो जाएगा, और अब क्या होगा, इसमें और स्किल्स आपको नजर आएंगी, ये स्टोन्स और नुकीले नजर आएंगे, और ये पॉलिश किए जाने लगे, पॉलिश करके उनको और नुकीला बनाया जाने लगा। ठीक है, और फैंसी बनाया जाने लगा।
ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको न्यूलिथिक टाइम का, कि यहाँ पर जो टूल्स थे वो पॉलिश्ड टूल्स हो चुके थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके होम की, बाकी सारी चीजें चलती रहती हैं। यहाँ पर अगेन हट्स जो थे वो क्ले वगैरह या फिर मड वगैरह से बनना ये जारी रखे थे। इसके अलावा फूड की बात करें तो एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस तो पहले ही उन्होंने शुरू कर दिया था, तो डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इनके पास होते थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन्होंने शुरू कर दिया गया था, तो इस वजह से जो मीट वगैरह हुआ करते थे या मिल्क वगैरह जो हुआ करते थे ये भी इनके पास पर्याप्त मात्रा में हुआ, आपको सेटलमेंट दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो शेल्टर था या फिर जो आप कम्युनिटी की बात करें, लोग अब यहाँ पर एक्सटेंसिव तरीके से विलेज में ऑर्गेनाइज हो गए, यानी कि विलेज कम्युनिटी अब यहाँ पर देखने को मिलती है। वैसे इसके जो एविडेंसेस थे आपको मेसोलिथिक टाइम से ही नजर आते हैं, ठीक है, क्योंकि जब देखिए आपके पास अगर एग्रीकल्चर करने का तरीका आपको पता हो गया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने का पता हो गया, तब आप एक ही जगह पे रह के आप खेती कर सकते हैं और जानवरों को पाल सकते हैं। तो अब सो कॉल्ड पैलियोलिथिक टाइम में जिस तरीके से आपको हंटिंग और गैदरिंग करनी पड़ती थी, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेसोलिथिक टाइम से ही विलेज का कॉन्सेप्ट आने लगा, लोग सेटल होने लगे, और ये ज्यादा एक्सटेंसिव हो गया कब, न्यूलिथिक टाइम में, जब विलेज के तौर पर लोग ज्यादातर यहाँ पर ऑर्गेनाइज होने लगे। टूल्स की अगर बात करें तो पॉलिश टूल्स जारी रहा यहाँ पे, लेकिन इसके अब टूल्स में एक और भी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, इससे पहले आप देखेंगे कि जो क्वार्टजाइट था इसका सबसे ज्यादा यूज होता था टूल्स को बनाने के लिए, अब यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस जो था वो घट चुका था, ठीक है। न्यूलिथिक टाइम में अब बहुत कम टूल्स हुआ करते थे जो क्वार्टजाइट पत्थर से बनाए जाते थे। इसके अलावा यहाँ पर और पत्थर के प्रकार आ गए, स्टोन्स के जो यहाँ पे प्रकार आ गए, टाइप्स आ गए। इसके अलावा बोन्स का जो टूल्स बनाए जाते थे वो सारे यहाँ पर कंटिन्यू रहते हैं, उनका वेटेज बढ़ गया। क्वार्टजाइट स्टोन से जो बनाए जाते थे इनका वेटेज घट गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कॉपर की, ध्यान रखिएगा कॉपर की, तो एक चाल्कोलिथिक टाइम जो होता है जिसको हम कॉपर एज के नाम से जानते हैं, लेकिन कॉपर का यूज यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था, लेकिन कॉपर से तक क्या था कि अभी इंप्लीमेंट्स या वेपन्स टूल्स बनाए नहीं जाते थे, और कॉपर का बहुत एक्सटेंसिव यूज होता भी नहीं था इस समय। इस वजह से हम इसको कॉपर एज या कॉपर कल्चर के नाम से कह भी नहीं सकते, ठीक है, लेकिन कॉपर का यूज यहाँ पर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। ये आपको समझनी है। अब 1000 बीसी तक जाएंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी न्यूलिथिक टाइम में, तो जैसे कि चाल्कोलिथिक एज है वो भी इसमें आ जाएगा। चाल्कोलिथिक के अंडर में प्री हड़प्पा, हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड पोस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन भी आ जाता है, ठीक है। तो न्यूलिथिक इट वाज द कंटिन्यूएशन, और यू कैन से इट वाज द ट्रांजिशन और ट्रांजिशन बिटवीन द मेसोलिथिक टाइम एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो न्यूलिथिक एज के बाद अब जो चौथा एज आता है जिसको हम कहते हैं चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज के नाम से हम इसे जानते हैं, और चाल्कोलिथिक एज तो जो था ये मेनली आपको 3500 बीसी से लेके ये आपको करीब 700 बीसी के आसपास में ये पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो चाल्कोलिथिक एज था इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला प्री हड़प्पा, प्री हड़प्पा का टाइम, सेकंड जो था हड़प्पा टाइम, ठीक है। थर्ड जो था ये पोस्ट हड़प्पा का टाइम या लेटर हड़प्पा जिसको हम कह सकते हैं, पोस्ट या लेटर हड़प्पा जो भी कहिए आप, ओके। तो ये टाइम था। चाल्कोलिथिक कहने का मतलब ये था कि ये कॉपर का समय था, कॉपर को एक्सटेंसिव तरीके से यहाँ पर यूज किया जाने लगा था, ठीक है। तो प्री हड़प्पन जो ये टाइम था ये भी एक ट्रांजिशन का टाइम था। कौन किसके बीच में ट्रांजिशन होगा ये, तो ये न्यूलिथिक के बाद आता है, तो ये ट्रांजिशन था न्यूलिथिक से हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में, यानी कि प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन और दिस एज हैज फाउंडेड द बेस फॉर द हड़प्पन सिविलाइजेशन। और हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था, ठीक है। तो इस अर्बन सिविलाइजेशन के लिए जो एक बेस तैयार करना, एक प्लेटफॉर्म तैयार करना था, उसको प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन ने स्टार्ट किया, ठीक है। दिस वाज द बेस ऑफ फॉर और प्लेटफॉर्म फॉर द हड़प्पन और अर्बन सिविलाइजेशन डेवलपमेंट। तो ये आपको प्री हड़प्पन टाइम पे आता है। प्री हड़प्पन टाइम आप कुछ ये समझ लीजिए कि 3500 से लेकर 2500 बीसी के आसपास रहता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन आपको 2500 बीसी से लेकर आपको करीब 1750 बीसी के आसपास पे रहता है, और पोस्ट और लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन आपको 1750 बीसी से लेकर करीब 700 बीसी के आसपास में ये रहता है। हड़प्पन कल्चर में आएंगे तो हड़प्पन कल्चर को हम अलग से पढ़ने वाले हैं। तो हड़प्पन कल्चर में ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था यहाँ पर, और ये भी पता है कि ये कॉपर सिविलाइजेशन था,
कभी कभी एग्जाम में ये आता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज अ ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो कॉपर सिविलाइजेशन था। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट भी आ सकता है, और ये आता है इस तरीके की स्टेटमेंट। ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन, बहुत सारी चीजें इसमें है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का अलग हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम इसको पढ़ेंगे। तो थोड़ी एक दो चीजें हम जान लेते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा गया था। इसलिए कहा गया था कि पहले जो यहाँ के जो साइट्स थे उनकी डिस्कवरी इंडस रिवर के आसपास में हुई थी, तो ऐसा लगाया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया इंडस सिविलाइजेशन। लेकिन बाद में ये देखा गया कि इंडस रिवर के दूर भी, यहाँ तक कि आप देखिए पंजाब में, गुजरात में, इसके अलावा बिहार तक या यूपी के एरिया तक, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी आपको हड़प्पन कल्चर के एविडेंसेस मिले हुए हैं। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इसका कंसंट्रेशन इंडस वैली के आसपास में, इसलिए बाद में इसका नाम चेंज करके हड़प्पन सिविलाइजेशन कर दिया गया। हड़प्पन जो साइट था ये पहला साइट था जिसको खोजा गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर में, इसलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा गया। एग्जाम में इंडस वैली सिविलाइजेशन मत लिखिएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन लिखिएगा, वो ज्यादा बेहतर है। अभी नंबर कोई काटेगा ही नहीं काटेगा ये वो अलग बात है, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन ये ज्यादा सूट करेगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप मत लिखिएगा मीन्स वगैरह में अगर लिखना हो। पोस्ट हड़प्पन की अगर बात करें तो मेनली यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से डिक्लाइन हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का। उसके बाद वैदिक कल्चर यहाँ पर आता है, तो वैदिक कल्चर में अर्ली वैदिक कल्चर और पोस्ट वैदिक कल्चर को देखेंगे, और इसी में आपको आयरन कल्चर भी आता है। जब 1000 बीसी के आसपास यहाँ पर आयरन का डिस्कवरी की जाती है, तो पोस्ट हड़प्पन टाइम पर आयरन एज भी आपको आएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, छोटा सा समझ लीजिए, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया में एक फर्क है। वो फर्क क्या है? नॉर्थ इंडिया में ये आपको सीक्वेंस देखने को मिलता है। सीक्वेंस क्या था? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, ठीक है, ये आता है। उसके बाद आपको आयरन एज आ जाता है। ये नॉर्थ इंडिया में सीक्वेंस मिलता है। साउथ इंडिया की बात करें तो वहां पर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और उसके बाद आयरन एज आता है। साउथ इंडिया में ये जो फेज था चाल्कोलिथिक वाला फेज, ये मिसिंग है यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि कॉपर के एविडेंसेस वहां पर नहीं मिले हैं, वहां पर कॉपर के एविडेंसेस नहीं है, लेकिन सिर्फ थोड़े से एविडेंस मिलने की वजह से हम किसी सिविलाइजेशन का नाम उस पर नहीं रखते हैं। चाल्कोलिथिक का नाम, चाल्को का मतलब होता है कॉपर और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी कि कॉपर और स्टोन दोनों यहाँ पर एक तरीके से यूज किए जाते थे, इसलिए चाल्कोलिथिक टाइम इसका नाम इस पर रखा गया। लेकिन साउथ इंडिया में जो कॉपर था उसका उतना एक्सटेंसिव यूज नहीं हुआ जिसको हम कह सके कि वो चाल्कोलिथिक कल्चर था। तो साउथ इंडिया में ये चाल्कोलिथिक कल्चर आपको नहीं मिलता है, ये केवल और केवल आपको नॉर्थ इंडिया में मिलता है। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में पूरा सीक्वेंस फॉलो होता है, साउथ इंडिया में ये सीक्वेंस बीच में ब्रेक हो जाता है। तो न्यूलिथिक के बाद सीधा यहाँ पर आयरन एज चीजें ये आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो टॉपिक था ये स्टोन एज के बारे में था, नोट कर लीजिएगा। वैसे इसकी वीडियो भी अपलोड हो जाएंगी, ठीक है, वहां से दोबारा आप देख के नोट कर सकते हैं। ये आपके नोट्स में नहीं होगा, ये एक्सक्लूसिव, ये अलग से मैंने आपको प्रोवाइड किया है, बस एक जनरल व्यू है जो आपको रखना है। तो A4 साइज में इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कल हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, और हर टॉपिक एक एक दिन में हम कंप्लीट करेंगे। जैसे आज स्टोन एज हो गया, कल इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम या हड़प्पन सिविलाइजेशन को एक क्लास में पूरा 2 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब वहां से क्वेश्चंस आने स्टार्ट होते हैं, चाहे आप मेंस की बात करिए प्रीलिम्स की बात। आप लोग के यहाँ से जो साउंड है वो म्यूट है, तो अगर कुछ पूछना हो तो आप लोगों को अपने तरफ से उसको अनम्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर नेक्स्ट क्लास में भी पूछ लीजिएगा, कुछ ऐसा होगा तो। ठीक, तो क्लास को क्लोज किया जाए। हाँ सर। हाँ बताइए। आपकी आवाज दोबारा म्यूट हो गई। चलिए कोई नहीं, जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको तैयार रखिएगा,
नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, मैं क्लोज। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, नो इशू। बाद में पूछ लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो। ओके ओके, ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, और इंडस वैली सिविलाइजेशन को कल शुरू करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस भी हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू एंड गुड नाइट।